नमस्ते यूपी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपका अपना कार्यक्रम नमस्ते यूपी अब सुबह 8:30 बजे। नमस्कार, सार्वजनिक समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में नवरात्र के पहले दिन दी नारी गरिमा और सम्मान से जुड़ी सौगात। सिविल लाइंस के पार्क रोड पर पिंक बस टॉयलेट का किया लोकार्पण। नगर निगम में शामिल सफाई वाहनों को भी दिखाई हरी झंडी। अमेठी जनपद के थाना जायज पुलिस द्वारा बिना अनुमति के हसन नसरुल्लाह के समर्थन में नारेबाजी करने व जुलूस निकालने की तैयारी करने वाले 8 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। वक्फ संशोधन बिल को लेकर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि यह बिल शीतकालीन सत्र में संसद में होगा पेश। कहा वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग रोकना बिल का उद्देश्य। एमएसएमई मंत्री राकेश आचार्य ने कहा कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो को अभूतपूर्व सफलता मिली है। 2023 के मुकाबले दुगने लोग आए। इस बार 2,500 स्टॉल लगाए गए हैं। 70 देशों के प्रतिनिधि आए हैं। हजारों करोड़ के ऑर्डर भी मिले। प्रदेश भर में शारदीय नवरात्र को आज से हुई शुरुआत। पहले दिन मां शैलपुत्री स्वरूप की हो रही है पूजा। लखनऊ, मिर्जापुर, प्रयागराज में सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का लगा है तांता। खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। महिलाओं की गरिमा और सम्मान से जुड़ी बड़ी सहूलियत देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्र के पहले दिन गोरखपुर में सिविल लाइंस स्थित पार्क रोड पर पिंक बस टॉयलेट का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के वाहनों, सीवेज सफाई की अत्याधुनिक मशीनों और बैंडिकोट रोबोट और विदेश से मंगाई गई डी वाटरिंग फीकल स्लज सेफ्टी मशीन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही उन्होंने नवरात्र दुर्गोत्सव के उपलक्ष्य में स्वच्छ पंडाल पोस्टर का विमोचन भी किया और लोगों को जीरो वेस्ट त्योहार मनाने के लिए प्रेरित भी किया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा ने डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में 10 वर्षों में पूरे हुए कार्यों को देखा है। हाईवे का निर्माण, रेलवे की प्रगति, नए फ्लाईओवर का निर्माण, औद्योगिक क्षेत्र का विकास, युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार मिला है। जो देश को निगल जाना चाहते हैं, युवाओं की जवानी को छीन रहे हैं, ये आज के चंड और मुंड हैं, ये महिषासुर हैं। और इसीलिए मैं आपका एहसास कराने के लिए आया हूं। हरियाणा, इसके दो औरतें हैं, हरिभूमि, अन्नदाता किसानों के परिश्रम का की पावन भूमि है, लेकिन हरि आना भी है कि ईश्वर को बार बार बुलाने का है। हरि का मतलब श्री कृष्ण से है, श्री विष्णु से है, श्री राम से है। राम को बार बार इस धरती में बुलाने के लिए ही इसका नाम हरि आना हो गया है कि हरि बार बार आना यहां पे। यानी जो उपदेश 5200 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र की भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, उसके लिए हमारे पूर्वजों ने इसका नाम हरियाणा लिखा। यानी हरियाणा, हरि बार बार आना उपदेश देने के लिए। जब जब अत्याचार होंगे, जब जब ये माफिया फलेंगे फूलेंगे, इनको फिर से उन्मूलन करने के लिए बार बार आना। डबल इंजन की सरकार हरि के ही उस संदेश को लेकर के आपके पास आई है। बहनों और भाइयों, ये ड्रग माफिया हो या खनन माफिया, ये भू माफिया हो या पशु माफिया, ये संगठित अपराध में संलिप्त माफिया हो या कोई भी माफिया, ये समाज के लिए समाज के विकास का सबसे बड़ी बाधा है। वह विकास में बाधा है, खेल और खिलाड़ियों की प्रगति में बाधा है,
युवाओं के रोजगार में बाधा है, वह बेटियों की सुरक्षा में भी बाधा है। और इसीलिए मैं आप सबको कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरे हरियाणा के अंदर श्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में पहले और आज से नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में विकास, सुरक्षा और सुशासन की एक नींव को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। आज उसका एहसास हरियाणा में देखने को मिलता है। और अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन केवाईसी अपडेट मिनटों में। केवाईसी अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी से या फिर वीडियो केवाईसी से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। आरबीआई कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। उड़ रही जुल्फे घनेरी घटाओं सी, लूट लूट जाए हैं दिल कुड़ियों के। सुंदर घने और मजबूत बालों के लिए बैद्यनाथ महाभृंगराज तेल। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुका। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया, आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। और जनपद अमेठी थाना जायज पुलिस द्वारा बिना अनुमति के हसन नसरुल्लाह के समर्थन में नारेबाजी करने व जुलूस निकालने की तैयारी करने वाले 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना जायज को सूचना प्राप्त हुई कि नौगजी चौराहे के पास कुछ लोग हसन नसरुल्लाह के समर्थन में नारेबाजी करने व जुलूस निकालने की तैयारी कर रहे हैं और इनके द्वारा पूर्व में भी बिना अनुमति के जुलूस निकालकर नारेबाजी की गई थी। मौके पर पहुंचकर पुलिस टीम द्वारा एकत्रित लोगों को समझाया बुझाया गया, परंतु नहीं माने। उसके बाद इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। थाना जायज पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और वक्फ संशोधन बिल को लेकर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि ये बिल शीतकालीन सत्र में संसद में पेश होगा। उन्होंने कहा कि कमेटी ने तमाम बैठकें की और लोगों से मशवरा भी किया है। उन्होंने कहा कि इस बिल को लेकर कुछ लोग जनता में भ्रम फैला रहे हैं, जबकि इसका उद्देश्य मुस्लिम समाज के लोगों के हित में है। वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए आम लोगों को फायदा मिले, यही इस बिल का उद्देश्य भी है। सर, वक्फ संशोधन को लेकर तमाम सारी बैठकों का आयोजन हो चुका है, अब किस स्तर पे हो और जो डिमांड है लोगों की क्या कुछ निकल कर सामने आ रही है? देखिए, केंद्र सरकार जो वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट पे 2024 का बिल लेकर के आई है, उसे जेपीसी को रेफर किया और स्पीकर साहब ने जेपीसी में 21 सांसद लोकसभा से, 10 सांसद राज्यसभा के, और उन्होंने नेक्स्ट सेशन के फर्स्ट वीक के विंटर सेशन के लास्ट डे तक हमको अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा। सरकार की मंशा है कि इस कानून को लाने के लिए लोगों से ज़्यादा स्टेक होल्डर से, करीब सभी राज्यों के वक्फ बोर्ड से, माइनॉरिटी कमीशन से, स्टेट गवर्नमेंट से और जो बहुत वक्फ से जुड़े हुए या अक़लियत के या अल्पसंख्यक के या इस्लामिक स्कॉलर हो, वाइस चांसलर्स हो, बार एसोसिएशन हो, बार काउंसिल हो, सभी स्टेक होल्डर से ज़्यादा इस पर चर्चा की जाए जिससे कि एक अच्छा कानून बने। इस सिलसिले में मैं अभी
25 तारीख से पूरी कमेटी को लेकर के महाराष्ट्र के मुंबई, फिर गुजरात अहमदाबाद, फिर तेलंगाना हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु, अभी 1 तारीख तक ये लगातार हमारी पूरी जेपीसी इन 5 राज्यों में गई थी। और इन 5 राज्यों में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में आपको विश्वास करेंगे कि 42 डेलीगेशन माइनॉरिटी कमीशन या वक्फ बोर्ड को छोड़ करके यूनिवर्सिटी के, बार एसोसिएशन के, बार काउंसिल के, या हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के, या कुछ एक्टिविस्ट, या हमारे विमेंस ऑर्गेनाइजेशंस, और इसमें काफ़ी अच्छी चर्चा हुई है, काफ़ी बातें निकल करके आई हैं। तो अब इसको हम फिर 7-8 तारीख को दिल्ली में बैठने जा रहे हैं, और इसी तरह से फिर उत्तर भारत में भी हम आएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रयास होगा कि हम सभी स्टेक होल्डर से मिल लें और एक ऐसी रिपोर्ट बनाएं जिससे सर्वसम्मत हमारा जेपीसी की जो न्यूज़ से बात करने के लिए, तो ये थे जगदम्बिका पाल जी जो बता रहे थे कि वक्फ बोर्ड को लेकर तमाम सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, और इन सब अफवाहों से परे, जबकि सरकार चाहती है कि गरीब लोगों को उसका फ़ायदा मिले, वक्फ का जो निर्माण किया गया था आम लोगों की बेहतरी के लिए वो हो सके। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ। और प्रदेश सरकार के एमएसएमई मंत्री राकेश सचा ने बताया कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 के आयोजन से इस बार प्रदेश के हस्तशिल्पियों, कारीगरों और एमएसएमई उद्योग को बड़ा मंच मिला है। उन्होंने बताया कि चाहे ओडीओपी हो, एमएसएमई हो या फिर अन्य तरह के उत्पाद, उनको विदेशी बायर्स द्वारा खूब पसंद किया गया है। अधिकांश एग्जिबिटर्स को जो ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, क्यूबा और पार्टनर कंट्री वियतनाम जैसे देशों से अच्छे खासे ऑर्डर मिले हैं। इस तरह इंटरनेशनल ऑर्डर्स मिलने से एग्जिबिटर्स जो हैं खासा उत्साह देखने को उनमें मिल रहा है। खासकर नए जो लोग आए हैं, प्रदेश सरकार की इस पहल का उन्होंने भरपूर लाभ उठाया। 5.5 लाख विजिटर्स का रिकॉर्ड स्थापित कर यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का सफल समापन हो चुका है। लोगों ने पिछली बार 2000 स्टॉल लगाए थे, इस बार 2500 स्टॉल वहां लगाए गए, और जिसमें पिछले से ज्यादा लोग आए। 70 देशों से अधिक लोग वहां पर आए। 500 से अधिक विदेशी खरीदारों ने मजबूत अपनी दर्ज उपस्थिति दर्ज कराई। इस वर्ष के आयोजन में 10,000 करोड़ से अधिक के व्यवसाय पूछताछ और लीड उत्पन्न हुई है। इसके विकास एक महत्वपूर्ण ये कड़ी हुई है हमारे उद्योगियों के लिए। ऐसे विशाल जो आंकड़े हैं, जो आप ये समझिए कि नया मानक स्थापित वैश्विक मंच पर है, और हमारे उत्तर प्रदेश का जो अग्रणी प्रदेश देश में बना है, जो पहला अपना इंटरनेशनल ट्रेड शो उत्तर प्रदेश में माननीय सचिव मुख्यमंत्री योगी जी के निर्देश पर, उनके प्रयास से इतना बड़ा आयोजन आज उत्तर प्रदेश में किया, जिसमें इतनी अभूतपूर्व सफलता हम लोगों को मिली है। तमाम तरीके से इसमें ओडीओपी, हस्तशिल्पी, कारीगर जिनके भी उत्पाद थे, उनके भी हम लोगों ने 350 स्टॉल ओडीओपी के लगाए। हमारे तमाम विभाग, कृषि, रक्षा और सारे विभागों के वहां पर स्टॉल लगे, और जिस तरह से पूरे एनसीआर, पूरे प्रदेश में एक उत्साह हुआ, उससे मैं कह सकता हूं कि इतना बड़ा आयोजन जो 25 संस्करण हुआ है, ये लगातार एक उत्तर प्रदेश की पहचान बनता जा रहा है। और आज लखनऊ में कृषि विभाग द्वारा राज्य स्तरीय रबी उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से आए अधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। इस अवसर पर प्रदेश की कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाने की ओर उत्तर प्रदेश के किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। गोष्ठी के माध्यम से किसानों ने अपनी समस्याएं बताई। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर कृषि योजना से जुड़े लाभार्थियों को पत्र भी वितरित किए गए हैं। हमारी सरकार ने जो प्रयास किए हैं, वो प्रयास गन्ना किसानों के दृष्टि से ही नहीं, सर्वांगीण प्रकार प्रयास किया है। उद्यान के क्षेत्र में उद्यान मंत्री जी ने बताया, हम लोगों ने ये व्यवस्था बनाई कि कैसे प्रदेश के भीतर सब्जियों की खेती बढ़े। आज उत्तर प्रदेश के भीतर हमारा आलू की खेती सर्वाधिक होती है, लेकिन क्वालिटी वाइज जो सुधार हमारा होना चाहिए, मैं चाहूंगा उद्यान के हमारे एसीएस साहब यहाँ पर विराजमान है, कि उनकी क्वालिटी को सुधार करने के लिए लगभग हमारे पास 46,000
कुंटल बीज तैयार होता है। हमने कहा है उन लोगों से, जो सिपरी के शिमला के लोगों से, कि आलू के भी अच्छे बीज को आप लगाइए। हम लोगों ने प्रयास करके पेरू का इंटरनेशनल संस्थान लाए जाने के लिए कोशिश किया है। प्रक्रिया भारत सरकार के बीच में चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार से हमने जमीन भी उपलब्ध करा दिया है। हम लोगों ने आलू के ऊपर 2 एक्सीलेंस सेंटर बनाए इस 7 साल के भीतर। हमारी उद्यान विभाग के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे आप हमको सुझाव देते हैं, हमको भी कोई सुझाव मिलता है तो मैं भी ऐसी गोष्ठियों में अपने सुझाव जरूर रखता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे हम आपसे अपने सुझाव शेयर करते हैं, वैसे आप और अपने गांव में, क्षेत्र में जाकर के अपने सुझाव को शेयर करते हैं, तो निसंदेह कुछ मीडिया के माध्यम से और कुछ आप लोगों के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई गई योजनाओं का प्रचार प्रसार भी इसी के माध्यम से होता है। और अच्छे विचार आपके आते हैं तो सरकारों का मार्गदर्शन भी होता है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। खाए जाओ, स्वाद के चटकारे लेते जाओ, गली गली में है स्वाद। आहा, पेट पूजा तो बनती है, तो बेफिक्र होके खाते जाओ। कब्ज और उससे संबंधित तकलीफों का समाधान, बैद्यनाथ कब्ज आहार दे, कब्ज में आराम, प्राकृतिक और सुरक्षित। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। और केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है। प्रोजेक्ट के लिए फिलहाल 800 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। साल भर में 1 लाख युवाओं को इंटर्नशिप देने का लक्ष्य रखा गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंटर्नशिप परियोजना में केंद्र सरकार के आरक्षण के नियम भी लागू होंगे। इंटर्नशिप आने वाले युवाओं को 6,000 का ग्रांट और प्रतिमाह 5,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। इंटर्नशिप की अवधि 1 साल की होगी और यदि कंपनियां चाहे तो नौकरी दे सकती हैं। मानदेय की राशि डीबीटी के जरिए अभ्यर्थियों के सीधे बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। अभी तक 111 कंपनियों ने सरकार को इंटर्नशिप का प्रस्ताव भेजा। जो भी आवेदनकर्ता 10वीं या 12वीं पास हो वो आवेदन कर सकता है। उनकी अधिकतम उम्र 24 साल रखी गई। साथ ही परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। और ड्रग्स की अगर बात करें तो दिल्ली में 5,600 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामदी पर अब राजनीति तेज हो गई। भाजपा ने आरोप लगाया कि ड्रग्स की बरामदी के साथ पकड़े गए किंग पिंग तुषार गोयल का कांग्रेस पार्टी से कनेक्शन है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। कहा कि उनकी दुकान में अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। 5,600 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है। और यह भी बता दूं, 14 से 22 के बीच में हमारी सरकार ने 22,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी। उससे अधिक चिंता की बात यह है कि इसका जो मुख्य आरोपी है, जो किंगपिन है, जिसका नाम तुषार गोयल है, जिसका डिक्की गोयल के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट है, वो इंडियन यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चीफ है। बहुत गंभीर बात है। यानी अब यह बात साफ हो रही है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। और यह बात हम आपके समक्ष केवल आरोप लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं। हमारे पास वो इंडियन यूथ कांग्रेस के में मुख्य आरोपी तुषार गोयल का अपॉइंटमेंट लेटर है। ये 24 मार्च 2022। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अपॉइंटमेंट लेटर में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का भी जिक्र है। और जौनपुर में शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशानुसार मिशन शक्ति फेज 5 का शुभारंभ किया गया। जनपद की नम्रता यादव की खेल में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए 51,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार खेलों में बालिकाओं को बढ़ावा देने के लिए विशेष जोर दे रही है। हमारे साथ में आज जनपद जौनपुर की
एक प्रतिभावान खिलाड़ी नम्रता यादव हैं, जिनको बचपन से ही जुजुत्सु, जिसको सामान्य भाषा में कुश्ती भी कहते हैं, उसमें इनके द्वारा बहुत अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया है। साथ ही वर्ल्ड जुजुत्सु एसोसिएशन के अंतर्गत ये इस खेल में प्रतिभाग के लिए ग्रीस जा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और शारदीय नवरात्र का आज प्रथम दिवस है। जिला स्तर पर हम लोगों ने जिला प्रोत्साहन समिति से 25,000 रुपये की धनराशि इनको दे रहे हैं। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत 51,000 रुपये की धनराशि इनको सहयोग के रूप में दे रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये वहाँ पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करें। हमें यहाँ पे 51,000 रुपये का चेक मिला हुआ है और खेलकूद प्रोत्साहन समिति जो ये 51,000 का चेक मिला वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से के तहत मिला हुआ है और 25,000 का चेक जो ये है प्रोत्साहन समिति जौनपुर से मिला हुआ है। और वन्य जीवों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष की तरह इस बार भी 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान में स्कूली बच्चों के लिए कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं। इस कड़ी में आज उद्यान में मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न स्कूलों की छात्राओं ने हिस्सा लिया। वहीं प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आई छात्राओं ने कहा कि मेहंदी प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर उन्हें बहुत खुशी हो रही है। ये प्राणी उद्यान में हर वर्ष 1 से 8 प्राणी उद्यान मनाया जाता है। इस वर्ष 2 से 8 मनाया जा रहा है। 2 से 8 हर वर्ष वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। उसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें से एक मेहंदी प्रतियोगिता है। और लखनऊ में आज एससी आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत ने अपना कार्यभार संभाल लिया। भागीदारी भवन में शपथ लेने के बाद आज उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। साथ ही एससी आयोग के उपाध्यक्ष बेचन रामजीत सिंह खरवार और आयोग के सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण कर कार्यभार ग्रहण किया है। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण भी शामिल रहे। एक गरिमापूर्ण सादे समारोह में आज उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग का बहुत विशेष महत्व है। सामाजिक न्याय की यात्रा को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, बेहतर नीतियां कैसे बनाई जाए, कहीं पे अगर कोई अन्याय हो रहा है तो उस व्यक्ति को, उस परिवार को कैसे न्याय दिलाया जाए, इसके लिए ये आयोग काम करता है। और आज माननीय अध्यक्ष जी, 2 उपाध्यक्ष और सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण किया गया है। सभी नए आयोग के सदस्यों को मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको शुभकामनाएं प्रेषित की है और हमें पूरी आशा है कि हमारा नवनियुक्त आयोग जो संवैधानिक दायित्व निर्धारित है उनको अच्छे से पूरा करेगा। और श्याम बारी गुप्ता ने आज उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर उन्होंने दूरदर्शन से बात करते हुए बताया कि उनका उद्देश्य हर किसान के पास अपनी गाय हो, जिससे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिले और गाय से मिलने वाले गोबर से खाद बनाई जा सके, जिससे किसानों के जीवन में बदलाव आ सके। उन्होंने कहा कि गाय के संवर्धन के लिए हर गौशालाओं पर गौ आधारित प्राकृतिक खेती का ट्रेनिंग सेंटर भी बनाएंगे। अध्यक्ष बनने के बाद क्या प्रायोरिटी रहेंगी गौ सेवा को लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश में 1,90,00,000 गौवंश है और 2,59,00,000 किसान परिवार हैं। हम लोगों का कार्यक्रम है कि हर किसान के पास गाय हो। यदि हर किसान के पास गाय होती है तो हमें 70 लाख गायों की और आवश्यकता होगी। फिर यदि गाय इतनी उपयोगी है तो फिर आपने छोड़ी क्यों है? तो जो गौ आधारित प्राकृतिक कृषि का जो एजेंडा है, जिसमें एक गाय या एक बैल 5 से 7 लीटर मूत्र 10 किलो गोबर देता है, जिससे हम लोग एक ड्रम जीवामृत बनाते हैं। प्लास्टिक के ड्रम में 10 किलो गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 200 ग्राम मिट्टी, 200 लीटर पानी 3 दिन में बन जाता है। गोबर गैस का प्रमोशन, पंचगव्य उत्पादों का, तो जो हमारे 291 क्रियाशील जो हमारे गौशाला हैं, उनको हम इसको पूरा एक टेक्निकल एजुकेशन का सेंटर बनाएंगे, उनका उत्पादन का केंद्र बनाएंगे, हम लोगों को शिक्षण प्रशिक्षण का केंद्र बनाएंगे, हरे चारे उत्पादन का केंद्र बनाएंगे, खाद बनाने का केंद्र बनाएंगे और वो खाद हम किसानों को देंगे और किसानों से हम हरा चारा अपनी गौशालाओं को लेंगे। ये हमारा वाटर सिस्टम होगा
आपस में लेन देन का। वो हमें पैसा नहीं देगा खाद के बदले, लेकिन हमको वो चारा देगा। हमारी आवश्यकता चारा है, तो हम अपने गायों का स्वास्थ्य भी ठीक रखेंगे, अच्छे तरह से नस्ल संवर्धन होगा और हर गौशाला पर किसानों का हम एक गौ आधारित प्राकृतिक खेती का ट्रेनिंग सेंटर। और अलीगढ़ में प्रदेश के मत्स्य विभाग मंत्री संजय कुमार निषाद ने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों पर समीक्षा बैठक की। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी भी ली। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री संपदा योजना के माध्यम से जो पट्टे धारक हैं उनको हम 3,20,000 रुपए दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश है जो मछुआ कोष की स्थापना कराकर इन मछुआरों के बच्चों को पढ़ने की भी व्यवस्था की है। बात दूंगा प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को, कि 70 साल में पहली सरकार है कि जिसने 67 साल में कांग्रेस ने 3,000 करोड़ रुपया दिया था और 6.5 साल में 41,500 करोड़ रुपया देकर मछुआ इनलैंड फिशरीज के लिए अलग है और कोस्टल एरिया की अलग है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलग है। इसमें 60% सब्सिडी महिला अनुसूचित को है, सामान्य को 40% है। ऐसे में 31 परियोजनाएं हैं जिसको लेकर लोग, पहले था कि जिसके बाद खेत बाड़ी होगा, पानी होगा, पोखरा होगा, मछली पालन करेगा, वैसे हाईटेक कर दिया। बायोफ्लॉक लगा लीजिए कम एरिया में, उसमें हम 14 लाख का देखा कि कम की मछली जो है जो गंदा निकलता है उसको एक बैक्टीरिया खा जाता है, पानी स्वस्थ हो जाता है। बैक्टीरिया जो पानी निकालता है उससे मछली की ग्रोथ में है। तो एक कम जगह RS आप टैंक लगा लें, जिसके वजह से ले लें बायोफ्लॉक है टैंक, मतलब तरह तरह का उसमें इंसुलेटेड वाहन है। 31 परियोजना है। मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री संपदा योजना के माध्यम से जो पट्टे धारक हैं उनको हम 3,20,000 रुपए 5 एकड़ पर देना, 2 हेक्टेयर पर। उनको एक महिलाओं के सशक्तिकरण के एरेटर का सिस्टम है, मतलब इनके लिए उत्तर प्रदेश सबसे पहला प्रदेश है मछुआ कल्याण कोष की स्थापना करा के। और मेरठ को कूड़े से मुक्ति दिलाने की कवायद तेज हो गई है। कूड़ा निस्तारण को लेकर मेरठ नगर निगम और NTPC विद्युत व्यापार निगम के अधिकारियों के बीच आज नगर निगम कार्यालय में हरित कोयला परियोजना का अनुबंध हुआ है। यह अनुबंध नगर आयुक्त सौरभ गंगवार और NTPC के जनरल मैनेजर सौरभ कुलश्रेष्ठ के बीच हुआ। कूड़े से अब हरित चारकोल बनेगा। इसकी लागत 300 करोड़ रुपए और ये मेरठ के गांवड़ी में भी 15 एकड़ भूमि में करीब 24 महीनों की अवधि में स्थापित किया जाएगा। ये सुविधा पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित होगी और भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान का समर्थन भी करेगी। मेरठ महानगर में आपने देखा होगा कि किस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा देखने वाला डेवलपमेंट और विकास हो रहा है। ये इसलिए भी बताना बहुत जरूरी है कि मेरठ महानगर अब आने वाले समय में कैसी स्थिति में आ गया है। आपने देखा होगा एक्सप्रेस वे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक सौगात मिली थी और परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान में पहली रैपिड ट्रेन इस दिल्ली से मेरठ महानगर इस क्षेत्र को दी है। उसके साथ साथ और भी बहुत डेवलपमेंट और विकास हो रहे हैं। तो नगर निगम जो आने वाले समय में नगर निगम को भी। तो इन्हीं खबरों के साथ आज भी बस इतना ही। नमस्कार।